नमस्ते। मैं राजेश सोलंकी एक उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो अतिथि हमारे यहाँ एक उड़ान में आए हैं, वैसे मुझे उनका इंट्रोडक्शन करने की ज्यादा जरूरत तो नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत जानता है और विदेशों में भी उनका नाम जाना जाता है। और ऐसा हम लोग ने देखा गया है कि जनरली हमारे शास्त्रों में हम देखते हैं या जो स्टोरीज सुनते हैं, लक्ष्मी और सरस्वती साथ में नहीं चलती। और वैसे ही बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि बुद्धि और सौंदर्यता भी साथ में नहीं रहती। लेकिन जब भी दो नदियों का मेल होता है और मेल देखने लायक होता है, और उसे बहुत पवित्र माना जाता है। और इनके बारे में मैंने जब देखा, तो सिर्फ लक्ष्मी सरस्वती ही नहीं, और सिर्फ बुद्धिमत्ता और सौंदर्यता ही नहीं, शालीनता भी उनके साथ में है। और ऐसा पांच गुणों का जो एकत्रित जो संगम हुआ है, ऐसा बहुत रेयर अनुभव, बहुत रेयरली हम देखने को देख सकते हैं। तो हमें एक उड़ान में इन्होंने आज हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, और उन्होंने आने की राइट टाइम पे वो आए भी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका कि आज, और हम लोग एक उड़ान के सभी देखने वाले के भी ये लकी है, मैं कहूंगा कि आज ऐसी हस्ती हमारे एक उड़ान के शो में आई है। तो मैं कहूंगा कि जयश्री जी से कि पहले एक शॉर्ट में उनका जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो कर दे। नमस्ते अदिति जी। नमस्ते। नमस्ते। आप एक भारतीय मॉडल, अभिनेत्री और एक डॉक्टर है। 1997 से 2004 तक आप मेडिकल डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक योग्यता दोनों के साथ एकमात्र भारतीय सुपर मॉडल है। आपको हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ब्यूटी विथ ब्रेन के रूप में देखा गया है। आप शाकाहारी और उत्साही विपासना प्रैक्टिशनर है। आपने 1997 में एशियाई सुपर मॉडल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉडी और सर्वश्रेष्ठ चेहरा पुरस्कार भी जीता। आपने कोको कोला, काया स्किन क्लिनिक, पॉन्ड्स जैसी कंपनियों के लिए मॉडलिंग की और कई टीवी विज्ञापनों में दिखाई दी। आपने 1996 में ग्लैड्रैक्स मेगा मॉडल प्रतियोगिता और 2000 में ग्लैड्रैक्स मिसेस इंडिया जीती। आप में बाद में 2001 में मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती। आप पहली और एकमात्र भारतीय महिला है जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसके बाद आप बॉलीवुड में फिल्म सोच में नजर आई। आप अब तक अपने एक्टिंग करियर में कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी है, जिनमें दे दनादन, कैसे कहे, हम तुम शबाना, पहली आदि फिल्में शामिल है। आपने कई सुपर हिट म्यूजिक वीडियो जैसे कभी तो नजर मिलाओ, माय फेवरेट सॉन्ग, और अदमान सामनी और आशा भोसले और जगजीत सिंह द्वारा आईना में प्रमुख भूमिका निभाई। आपने हिंदी टीवी धारावाहिक ये मेरी लाइफ है ये अभिनय किया है, और अक्षय कुमार द्वारा होस्ट की गई रियलिटी शो जैसे फियर फाइटर, खतरों के खिलाड़ी 2008 और रियलिटी शो बिग बॉस सीरीज 3 2009 में भाग लिया। आप एक सुपरस्टार होने के बावजूद भी आप लोगों के काफी करीब है, और आप ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी काम करती है। आप सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एनिमल एक्टिविस्ट भी है, और आपने पेटा को भारत में लॉन्च किया। तो आइए मिलते हैं ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से, आदिति गोवित्रीकर जी से। नमस्ते, वेलकम। नमस्ते, शुक्रिया मुझे आपने बुलाया एक उड़ान के में चर्चा करने के लिए, और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था, अच्छा लगा। एक ही मैं सिर्फ बात करना चाहूंगी कि मैं सोशल एक्टिविस्ट वगैरह नहीं हूँ। मेरे से जो होता है, जो बनता है, जिनकी मैं मदद कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ बस। बट मैं अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बिल्कुल नहीं कहती। ये खिताब मैं नहीं स्वीकार करना
मैंने जब भी आपका काम देखा, मैं आपका फॉलोअर भी हूँ आपके फेसबुक पेज पे ऊपर भी, तो मैंने देखा कि आप हमेशा सोशल के लिए या सोशल कॉज के लिए आपने अपने आप को हमेशा आगे रखा है, जो फिर वो पेटा का हो। और इवन आपका जो पूरा नॉलेज है, जैसे कि आप पहले डॉक्टर रह चुकी है, बाद में मॉडल रह चुकी है, एक्ट्रेस रह चुकी है, और उसके बाद आपने विपासना प्रैक्टिशनिंग भी की है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो मॉडल, एक्ट्रेस और विपासना प्रैक्टिशनर पूरा अलग है। उसके बाद अभी कल आप लॉन्चिंग भी करने जा रहे हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन, 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ये पूरा नॉलेज को संजोलते हुए, मतलब सभी नॉलेज को इकट्ठा करते हुए आप लोगों के लिए ये एक ऐसा कुछ अपने प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं। वो बेसिकली जो भी इसको फॉलो करेंगे उनको हेल्थ वाइज, मेंटली सभी तरह से फायदा होगा। तो इसीलिए मेरा एक कहना था कि भले आप कहे या नहीं कहे, आप सोशल काम तो कर ही रहे, तो सोशल काम करेंगे, एनिमल के लिए अच्छा कुछ करेंगे तो लोग तो कहेंगे आपको सोशल एक्टिविस्ट या एनिमल एक्टिविस्ट। और आप निर्मलता में इसलिए कही क्योंकि विपसना आपको अंदर मतलब बाहर से आप सुंदर तो ही, अंदर से सुंदर भी बनाता है, निर्मल बनाता है। तो वही वजह थी कि ये सब चीज आपके बारे में मेरा कहने का पर्पज उतना ही था। तो हम सभी को उत्सुकता है कि, और पूरा भारत तो आपको जानता ही है, लेकिन मुंबई, पनवेल जहां आपका जन्म स्थान रहा है, मुंबई आपका करियर मुंबई से स्टार्ट हुआ है, तो महाराष्ट्र बहुत प्राउड फील करता है पूरा आपको, क्योंकि आज ओरिजिनल महाराष्ट्र से भी है। और पूरे भारत को भी प्राउड है क्योंकि यू आर द ओनली वन मिसेस 2001 जिनको मिला है। उसके बाद में अभी तक किसी को मिला नहीं मिसेस 2000 का किताब। तो अदिति जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे मैंने कहा कि आपका बर्थ पनवेल का है, उसके बाद में आप डॉक्टर में गई, डॉक्टरी आपने पढ़ी। तो ये एकदम ही डिफरेंट है कि डॉक्टर मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वही इनको डॉक्टर में एडमिशन मिलता है, ऐसा किसी को भी एमबीबीएस डॉक्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपका कैसा रहा, वो जरा हमको थोड़ा सा बताएंगे तो बेटर होगा। जी, मेरा जन्म एक्चुअली पूना में हुआ है। मैं जब 3 साल की थी तब मेरे पिताजी ई मर्क में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, जिसकी वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा, तो इसलिए हम पनवेल आए। तो मेरी जन्मभूमि जैसे मैं कहती हूँ वो पूना है। और हर दिवाली वेकेशन, समर वेकेशन हम लोग पूना ही जाते थे, तो पूना से भी मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। लेकिन हाँ, पनवेल है जहाँ पे मैंने मेरी स्कूलिंग खत्म की, 11th और 12th खत्म किया। जिसके बाद मैं मेडिसिन के लिए, जो एमबीबीएस जिसका जिक्र आपने किया, तो वो पढ़ाई करने के लिए मैं बम्बई चली आई। और इसके बाद फिर जर्नी शुरू हुई। मेरे हिसाब से ये कोई प्लान चीज तो थी नहीं कि मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था जब मैं छोटी थी कि मुझे मॉडल बनना है या एक्टर बनना है। यहाँ तक कि जब मैं बम्बई शिफ्ट हुई तब मेरे पास हील्स नहीं थे, एक लिपस्टिक नहीं थी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आईने में देख के सवारना, सजना, ये मेरे जहन में भी नहीं रहता था। ये जरूर था कि और क्या मैं पढूं और कैसे मैं सीखूं, क्योंकि मुझे रीडिंग का, जो पढ़ाई कहते हैं, इसका बहुत ज्यादा शौक था। तो मैं बचपन से ही बहुत मैंने बुक्स पढ़ी हुई है। मेरी अपनी जब बुक्स खत्म हो जाती थी तो मैं माँ की मेरी मम्मी मराठी बुक्स पढ़ती थी, तो वो मैं पढ़ती थी। फिर पापा इंग्लिश बुक्स पढ़ते थे, लेकिन वो हाई लेवल के रहते थे, लेकिन वो भी मैं पढ़ लेती थी। ऑफ कोर्स कई बार वो मना करते थे, वो कहते थे कि इसमें थोड़ा वायलेंस ज्यादा है, ये आपके लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर वो मैं नहीं पढ़ती थी। लेकिन इतना मुझे पढ़ने का शौक था, तो मॉडलिंग और एक्टिंग मेरे लाइफ में आया और मैंने उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि आई लव चैलेंजेस। तो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक नर्ड हूँ, सर्टिफाइड इंट्रोवर्ट एंड सर्टिफाइड नर्ड हूँ मैं। लेकिन मुझे चैलेंजेस पसंद होने की वजह से जब मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मैं मॉडलिंग करूं, तो मैंने तो पहले तो मना कर दिया। मैंने बोला ये सब क्या है। तो उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स ग्लैडरैक्स सुपर मॉडल पैजेंट जो होने वाला था तो उसमें भेज दी। जब मैंने मिसेस मॉरिन वाडिया से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, यू आर सिलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट। तो मैंने बोला चलो 4 दिन की बात है, कर लेते हैं, देखते हैं, ये एकदम नया लग रहा है, क्या है ये। तो वो क्यूरियोसिटी थी जिसकी वजह से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और एक बात ये है कि मैं जब कोई भी चीज करती हूँ तो मुझे 100% देना अच्छा लगता है। मैं हाफ हार्टेड कोई जॉब नहीं करती, तो इसलिए
जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू विन, एंड मैंने जो भी तैयारी करनी थी तो वो मैंने की। जैसे मैं हॉस्टल में रहती थी तब, और मुझे रैंप मॉडलिंग बिल्कुल नहीं मालूम था, तो वो मैंने कॉरिडोर्स में प्रैक्टिस किया सर पे बुक रख के उन दिनों, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू लुक लाइक अ मॉडल जब आप मॉडलिंग के। कोच वगैरह का कोचिंग वगैरह किसी से ली? नहीं, तभी इतना कुछ नहीं था। मतलब उतना ध्यान में नहीं आया कि अरे मैं किसी कोच के पास जाऊं या ट्रेनिंग लूं, उतना मेरे दिमाग में नहीं आया। तो मैं अपने आप ही जो दिन में सिखाते थे वो शाम को आके मैं अपने कॉरिडोर में प्रैक्टिस करती थी। और जब मैं जीती तो उसके बाद इट वाज अ कंप्लीट चेंज, बहुत ही बदलाव आया। मेरे फेस के फोटोग्राफ्स पूरे होर्डिंग्स बॉम्बे में लग गए थे, एंड मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैं हूँ होर्डिंग्स पे। तो वो सिंक इन नहीं हुआ तभी कि अरे आई एम द नेक्स्ट इट गर्ल जिसे कहते हैं। तो साथ ही मेरा जो मेरी मेडिसिन की पढ़ाई थी वो तो मैंने शुरू ही रखी थी, ऑब्वियसली मुझे तो डॉक्टर बनना ही था। इसके बाद इंटर्नशिप की और थोड़ा थोड़ा मॉडलिंग मैंने किया, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया मैंने। जब मुझे एमडी गायनैक की सीट मिली और तब ये मॉडलिंग और गायनैक को बैलेंस करने की कोशिश की तो बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि तब तक मैं रैंप मॉडलिंग में भी आ गई थी, काफ़ी सारे एड फिल्म्स भी कर लिए थे मैंने, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया। तब मैंने मेरे बॉस मिसेस रेखा डावर के डॉक्टर मिसेस रेखा डावर के साथ मैंने बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम 1 साल के लिए ब्रेक ले लो और देखो कैसे होता है, क्योंकि रात को 7-8 डिलीवरी हेल्प करके वार्ड का काम करके तब मैंने एक स्कूटर ले ली थी, तो मेरे पास काइनेटिक होंडा थी जिसके ऊपर मैं शूट चले जाती थी, और पूरा दिन शूट करके वापस आके काम करना बहुत मुश्किल हो गया था, फिजिकली और मेंटली बहुत एग्जॉशन हो गया था मुझे। तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि तुम 1 साल के लिए ब्रेक ले लो, देखो कैसा होता है मॉडलिंग में, एक्टिंग में, क्योंकि ये चांस सबको नहीं मिलता इतना, तुम्हें जितना। एमडी कितने दिन आपने कंटिन्यू किया, मतलब मैंने कितना? से 7 महीने तक किया, 7-7.5 महीने तक किया। तो मिसेस वर्ल्ड 2000 का किताब मिलने के बाद फिर ये चैलेंजिंग नहीं था वापस कॉलेज में जाना? और नहीं, तब तो छोड़ दिया था, तब तक तो खत्म हो गया था, मतलब ब्रेक लंबा हो गया था। सो ये मैं बात जो कर रही हूँ ये 97 की बात, 96-97 की बात। ओके 97 की बात। ओके। उसके बाद तो फिर फुल टाइम मैंने मॉडलिंग ही शुरू किया, और 1 साल कब खत्म हुआ वो ध्यान में भी नहीं आया, तो कंटिन्यू करते गई मैं। तो इस तरीके से मेरा मॉडलिंग और एक्टिंग का जर्नी शुरू हुआ। तो आपको घर से जनरली बहुत बार घर से भी या अपने सोशल जो एरिया है वहां से अपोज होता है कई बार कि आप इतना अच्छा अभी एमडी को आपको नंबर लगा हुआ है, यू कैन बी एमडी डॉक्टर, तो ये छोड़ के आप जो वोलेटाइल भी करियर माना जाता है इस करियर को, कि भरोसा नहीं होता है कि आज अच्छा है तो कल क्या होगा, तो बेसिक कंप्लीट करे, या उसमें अपोजिशन भी होता है कि घर वालों का कई बार कि शुड नॉट गो फॉर फिल्म एक्ट्रेस, या वाई शुड गो फॉर दैट लाइन। तो ऐसा कभी हुआ आपको, घर में सपोर्ट मिला, मतलब आपको उन्होंने प्रोत्साहित किया ये करने के लिए, या कुछ अवरोध भी हुआ? जब मैंने मेरे पिताजी और माताजी से ये बात की कि मैं 1 साल का मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बस यही कहा कि बेटा हमें तो कुछ पता नहीं है इस फील्ड के बारे में, तो तुम जो भी कर रही हो वो सोच समझ के करना, क्योंकि हमारे घर में ऐसा माहौल रहा है। जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरी एक बहन है और भाई है, तो हमें कभी भी कोई भी सब्जेक्ट या प्रोफेशन चूज करने के लिए फोर्स नहीं किया गया। जैसे मैं मेडिसिन मैंने अपने आप चूज किया, जब मैं जूनियर केजी सीनियर केजी में थी तभी से मैं कह रही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये कभी था ही नहीं हमारे घर में कि यही करना है, तुम्हें यही बनना है। मैं चाहे जो करना चाहूँ, बस मेरे पिताजी यही कहते थे कि ध्यान लगा के करना, मन लगा के करना। तो मेरी बहन इंजीनियर है और मेरे भाई शेफ है, जो तीनों बहुत अलग अलग फील्ड्स है। मेरी बहन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और मेरे भाई अभी प्रोफेसर है कि एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज में। तो इतना हमारे और हम में कभी मतलब लड़की है और लड़का है, तो ये भेदभाव कभी भी नहीं था हमारे घर में।
तो इक्वली हमें ट्रीट किया गया। तो इसके वजह से मेरी हिम्मत भी हुई कि मैं ओपनली जाके बात करूं, जो बहुत कम बच्चों को ये चांस मिलता है कि वो डर जाते हैं या छुप छुप के करते हैं। तो हमारे घर में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थे। इतना ही नहीं, हमें कभी ये भी पाबंदी नहीं लगाई गई कि तुम 7 बजे घर आ जाओ या 7:30 बजे घर आ जाओ। मेरे पिताजी यही कहते थे कि बेटा तुम्हें जो करना है वो तुम दिन में भी कर सकती हो। तो मैं अगर तुम पे ये रूल लाता हूँ कि तुम 8 बजे आ जाओ, इसका मतलब यही होगा कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम्हें कैसे जीना है, हम तुम्हारे लिए है। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मॉडलिंग करना है और एक्टिंग में जाना है, तभी तो खैर मॉडलिंग की ही बात चल रही थी, एक्टिंग तो दूर दूर तक मेरे मन में नहीं था। तो उन्होंने यही कहा कि अगर तुम चाहती हो तो करो, लेकिन हम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो डॉक्टर, आप साइकोलॉजिस्ट कब बने? 4-5 साल पहले। और जब से मैंने मॉडलिंग शुरू किया तो मैंने एंजॉय बहुत किया, ट्रैवलिंग बहुत किया, और वेरी वेरी टचवुड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो मुझे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में। लेकिन अंदाजे से 7-8 साल पहले काफी ये पे बात किया, मतलब हाँ, इसके हाँ, कंटिन्यूएशन में नहीं रहा। हाँ। तो फिल्म लाइन में फिर आपका एंट्री हुआ, और जब आपको, जैसे कि आपका रुचि आपकी डॉक्टरी लाइन में थी, मॉडलिंग भी आप ऐसा एक्सीडेंट आप मॉडलिंग में गए और वहां पे अच्छा ही नहीं किया तो एक्सेल किया। मतलब यू आर जैसे मिसेस वर्ल्ड अभी तक कोई नहीं बना है उसके आप बनने के बाद, 2001 में बनने के ये बाद। तो बहुत दुख की बात है ना। हाँ, ये क्यों नहीं हुआ, ये भी मैं मेरा तो यही क्वेश्चन है चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि और मिसेस जो है इंडिया के, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं जो मैरिड है, प्रभावशाली है, टैलेंटेड है, तो ये क्यों नहीं जाके क्राउन लेके आ रही है। आप उनको कुछ गाइडेंस वगैरह देते हैं इसमें, कुछ आपका कंसल्टेंसी मैं वगैरह? पर्सनली कोच करती हूँ whoever's come to me। तो लेकिन मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है उसके लिए। आई हैव लॉन्च लाइक, मैंने आपसे बात की 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोग्राम आपका जी है। जी जी। तो आप मतलब सबको कहेंगे कि जिनको आना चाहे तो दे कैन कम, दिस इज अ गुड फील्ड एंड देयर इज अ करियर फॉर देम मॉडलिंग के मेरा लिए? यही मानना है कि जो मॉडलिंग और एक्टिंग को जो हम कहीं और करते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि जैसे अभी आजकल आप देख रहे हैं कि ये ड्रग्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो मेरा यही मानना है कि वो अपने अपने ऊपर है। कोई भी तुम्हारे यहाँ पे गन रखे नहीं कहेगा कि तुम ड्रग्स करो। कॉमन है नहीं कॉमन है, या दिखावा ज्यादा है यहाँ पे नहीं है, तो ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि तुम्हें कहाँ तक जाना है, कितने दूर तक जाना है। और जो भी आप डिसीजन लो, लेना है तो भी और नहीं लेना है, या करना है तो भी और नहीं करना है, एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन आप लो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो हाँ, ये बात जरूर है कि आप बाहर से, छोटे शहरों से या छोटे गांव से, जैसे मैं पनवेल से हूँ, राइट, यहाँ पे अकेलापन महसूस होता है। फैमिली अगर आपके साथ नहीं है तो तकलीफें जरूर आती है। तो वो उस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये आप कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर को आप लेके आइए, या सपोर्ट सिस्टम अच्छे तरीके से आप बिल्ड करेंगे तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये फील्ड बुरा नहीं है, बुरे लोग तो सभी जगह होते हैं। क्या आप मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स में बुरे लोग नहीं हैं, बैंकिंग में बुरे लोग नहीं हैं? बुरे लोग अच्छे लोग तो सभी फील्ड्स में है, हमारे ऊपर निर्भर है। और यहाँ पे क्यों ज्यादा दिखाई देता है? क्योंकि मीडिया का अटेंशन ये फील्ड पे ज्यादा है। अगर सेलिब्रिटी कोई है और वो छींक भी देता है तो वो भी रिपोर्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से भी काफी ये सब कंट्रोवर्सीज है, ये हो रही है। मुझे एक हमेशा क्वेश्चन रहा कि ये लास्ट में जब आप मिसेस 2001 बनी, मिसेस वर्ल्ड 2001, तो क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया था? जो वो क्वेश्चन आप और उसका आंसर आप रिवील कर पाएंगे? जी जरूर। मुझे पूछा गया था कि व्हाट इज यूनिक अबाउट यू, व्हाट इज यूनिक, कि आप में क्या अलग बात है सबसे। तो मैंने ये आंसर दिया कि फॉर द वर्ल्ड, इफ यू टेक द वर्ल्ड, आई एम एन इंडियन बट आई एम फेयर एंड लाइट आइड। क्योंकि ये मुझे बहुत सुनाई देता था तभी कि अरे यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, और मैं मुझे गुस्सा आता था। मैं यही कहती थी कि नहीं, मैं प्योर इंडियन हूँ। सो आई सेड फॉर द वर्ल्ड
that is unique about me. okay. For India, what is unique is that I'm an actor, model, and a doctor. ये एक unique बात है. And for my family, I'm the only one who's bungee jumped. Okay. तो ये तो answer. मैडम अभी आपने जो कि एक्टिंग आपकी फील्ड नहीं थी, मॉडलिंग आपकी फील्ड नहीं थी, उसके बावजूद आप उसमें एक्सेल कर पाई. मतलब बहुत बार लोग होते हैं कि अपना पैशन नहीं है करके मैं नहीं कर पा रहा हूँ कहते हैं, या ये मेरा चॉइस नहीं था लेकिन मैं आ गया इसमें, अभी मैं कर रहा हूँ, इस तरह से मतलब नाराज होकर अपना काम करते हैं. लेकिन आपने जब आप मॉडलिंग में गए तो आपने एक्सेल किया, फिल्म में गए तो आपके मतलब जैसे आपके तेलुगु इंडस्ट्री ले लो, क्योंकि हमने हिंदी मूवीज आपकी काफी देखी है, पहली में आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग रही है, सोच पिक्चर रहा है, और तेलुगु में एक थमंडू करके पिक्चर था, वो बहुत ही हिट, सुपर हिट रहा पिक्चर. तो ये जो सक्सेस है, क्योंकि आपका पैशन तो ये था नहीं, उसके बावजूद इतना जो सक्सेस मिला, उसको आपको क्या रीजन आप कहेंगी? क्योंकि पैशन नहीं होते हुए भी आपने एजुकेशन जो पूरा दूसरा लिया, मतलब मेडिकल फील्ड में आपका एजुकेशन रहा, उसके बावजूद भी ये फील्ड में जो चैलेंज आपके सामने आए, उसके बावजूद उसको एक्सेप्ट भी किया आपने, जो हार्डवर्क किया और उसमें आपने एक्सेल किया. तो व्हाट मैसेज यू विल लाइक टू गिव टू द पीपल जिनको इस तरह से जाना पड़ता है, जिनको बहुत बार पैशन नहीं होते भी उसमें फील्ड में जाते हैं? सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि when you say कि मेरा ये चॉइस नहीं है, जब आप ये कहते हैं तो वो भी आपका चॉइस है. तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि चॉइस नहीं होता, हर एक को चॉइस होता है. अगर मैं किसी बच्चे को सिग्नल पे देखती हूँ और मैं कहती हूँ बेटा चल मैं तुझे पढ़ाई के लिए स्कूल में डालती हूँ, तो वो बच्चा नहीं मानता, तो ये उसका चॉइस है. तो क्या ये बेग कर रहा है, ये भीख मांग रहा है, ये उसका चॉइस है. तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, यहाँ पे हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत इलिटरेसी है, बहुत पॉवर्टी है, बहुत लोग पैसे नहीं कमा पा रहे. और अब अगर आप लॉकडाउन का भी देखें तो लोग यही करते हैं, अरे क्या करें, हम तो घर पे बैठे हैं, हम पैसा कैसे कमाएं. लेकिन मैं आपको 10 उदाहरण दे सकती हूँ जो पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं घर पे बैठ के. तो ये ध्यान में लाना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज हम अगर कहते हैं कि अरे ये तो मेरा फील्ड नहीं है, इसमें तो मैं पैशनेट नहीं हूँ, तो मैं एक्सेल कैसे करूँ, तो मैं छोड़ दूँ ना वो फील्ड, फिर मैं क्यों रह रही हूँ, फिर मैं वापस जाती हूँ ना मेडिसिन में. तो ये क्लैरिटी मेरे जहन में तभी भी थी कि अगर मुझे मजा नहीं आ रहा, हाँ इट वॉज नॉट ईजी, मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इनहेरेंटली मैं एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ, आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट. तो ये मुझे मुश्किल था, लेकिन मैंने वही सोचा कि अगर ये मेरे लिए मुश्किल है तो क्या मैं इससे सीख सकती हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंस मेरे में ला सकती हूँ कि मैं स्टेज पे जाके, अगर 1000 लोग हैं, 1200 लोग हैं, उनके सामने अलग अलग तरीके के जो वेश हमें वेशभूषा जो पहननी पड़ती है, वो मैं कॉन्फिडेंटली, और इतना ही नहीं कि इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, क्योंकि ये हम एक डिजाइन शो कर रहे हैं, एक डिजाइनर ने उसकी जान लगा के वो आउटफिट बनाया है, तो वो अच्छे तरीके से दिखाना स्टेज पे, ये तो बनता है, ये तो हमारा जॉब है. तो क्या मैं वो कर पाऊंगी, तो वो अगर हाँ आंसर है तो ही मैं रैंप पे जाऊंगी, नहीं तो मैं आई हैड मेडिसिन. तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हाँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे मेरा ये जो जॉब है ना, इसमें मुझे पैशन नहीं है. पैशन क्या है? इफ यू लुक एट पैशन, तो पैशन तो हमेशा एक ग्राफ पे इतने लेवल पे कोई भी फील्ड में नहीं. अगर आप, इफ आई एम पैशनेट अबाउट कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर एग्जांपल, मैं उस पैशन को 100% 365 डेज 24 आवर्स अ डे नहीं रह सकती. पैशन भी अप डाउन करता है, उसमें भी हम आउटग्रो कर जाते हैं, राइट? तो ये आप थोड़ा अलग अलग रखना जरूरी है कि पैशन जो होता है वो अप डाउन करता है. तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि 100 days all the time I'll be passionate about something. जैसे मेरा पैशन वैसे हिस्ट्री का है, लेकिन हिस्ट्री में मेरा करियर नहीं है, लेकिन तो मेरा जरूरी नहीं है ना, वो आप हॉबी के इसे आप फॉलो कर सकते हैं. yes, क्योंकि यू कांट लिव ऑन पैशन ना, आपको जीने अगर पैशन पे आप लिव कर सकते हो, इट इज गुड. अगर लेकिन आप हर पैशन की, जैसे आपने एग्जांपल दिया स्टैम्प कलेक्शन का पैशन बहुत लोगों को होता है, किसी लोगों को पुरानी घड़ी को कलेक्ट करने का पैशन होता है,
तो उसके ऊपर दे कैन नॉट अर्न मनी बेसिकली। अगर आप चाहे तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप आपके पैशन को या आपके हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पैशन नहीं कि अगर आप अच्छे तरीके से रूटीन आपका सेट करें तो आप दोनों ही चीज कर सकते हैं। इफ यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स और व्हाटएवर, तो इसके साथ आप जो हिस्ट्री है उसमें भी आप प्रोफेशन बना सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से आप फटाफट काम कर सकते हैं। या बहुत नॉलेज भी इतना आसान हो गया। जैसे हम लोग पढ़ते थे तभी अपने काफी बुक्स रिफर करने पड़ते हैं। आई डोंट नो आपके टाइम पे गूगल शायद सेमी टाइम, मेरे ख्याल से आपके टाइम पे भी गूगल उतना नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। और वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे बुक रिफर करने पड़ते थे। मतलब एक टॉपिक करना है तो 3-4 बुक रिफर करो, उसके बाद आंसर आता था। अभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन डालो, आंसर आपके पास रेडी रहता है। इतना आसान हो गया। तो हिस्ट्री भी वैसे ही हो गया। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, और गूगल इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग अवर सोसाइटी इटसेल्फ। गूगल में सब कुछ है, अच्छा बुरा। जैसे आपने पीछे बार कहा कि आपको कोई फोर्स नहीं करता है बुरा काम करने के लिए, तो गूगल में भी अच्छा चीज भी है, खराब भी है। तो आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि कौन सा चीज आपको देखना है। यू कैन सी द गुड थिंग इन गूगल, तो दैट इज गुड। और उसके बाद अभी ये सब इतना अच्छा चल रहा है आपका, उसके बावजूद अब से आपको कब लगा कि आपको विपासना करनी चाहिए? विपासना मेडिटेशन, आप रेगुलर प्रैक्टिशनर है। उसके बाद आपने पेटा एनिमल के जो ये है उसमें भी आपका लॉन्चिंग में आपका आगे रही है आप उसमें। और सोशल में जैसे मैंने कहा आप नहीं मानती है सोशल एक्टिविटी, लेकिन मैंने आपका काफी देखा कि उसमें आप काफी लोगों के लिए करने की आपकी कोशिश रहती है। जो भी लेवल पे आप कर सके उसमें आपका हमेशा कोशिश रहता है कि कुछ मैं अभी आई मीन वी डोंट नीड टू डिस्कस दिस दैट मच कि सोशल एक्टिविस्ट क्यों नहीं मानती मैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ कि क्यों मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट हूँ। क्योंकि मैंने जो मेरा 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें 8 चीजें हैं लाइफ में जिसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर आपको हैप्पी रहना है। अगर आपको आपकी जिंदगी पूरी तरह से जीना है तो आपको 8 चीजों में ध्यान देना जरूरी है, जो विच इज इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, सोशल, एनवायरमेंटल। तो इस तरीके से मैंने 8 डिविजन्स की है जिसमें सोशल एंगल भी है। तो सोशल एंगल में ध्यान देने के लिए ये बात जरूरी है कि मैं सोसाइटी को वापस दूं या वर्ल्ड को मैं वापस दूं कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो हर एक के पास होता है, हर एक के पास एक सुपर पावर होती है, तो उसका हमें इस्तेमाल, उसका फायदा लोगों के लिए भी कराना है। तो ये चीज जो है, तो मैं एनवायरमेंटली भी बहुत फ्रेंडली हूँ। जैसे मैं बहुत कम प्लास्टिक यूज करती हूँ, ऑलमोस्ट निल, जितना हो सके मैं रीयूज रिसाइकल करती हूँ। तो एनवायरमेंटली ऑल्सो आई एम वेरी फ्रेंडली। लेकिन मैं क्या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ? तो नहीं हूँ। मुझे पढ़ाई में बहुत शौक है, मैं हर हफ्ते एक बुक तो पढ़ती ही हूँ। तो क्या मैं मेंटल एक्टिविस्ट हूँ? इमोशनली आई बिलीव इन, तो मैं हर रोज एक फ्रेंड को एक के साथ बात करती हूँ, हर हफ्ते एक रिलेटिव के साथ बात करती हूँ। तो क्या मैं इमोशनल एक्टिविस्ट हूँ? तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ पीटा का सवाल है, ये मैं बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैं जन्म से ही वेजिटेरियन हूँ और रह चुकी हूँ। तो जब पीटा, जो पीपल्स एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने जब इंडिया आना चाहा तो वो देख रहे थे कि कौन ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। तो दे इनवाइटेड मी टू लॉन्च पीटा इन इंडिया, क्योंकि आई एम अ वेजिटेरियन। मेरे साथ जॉन अब्राहम जी थे और हम दोनों ने पीटा को इंडिया में लाया। और उसके बाद मैंने काफी प्रमोशन भी किया फॉर वेजिटेरियनिज्म, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारा जो शरीर है वो वेजिटेरियन खाने के लिए बना हुआ है, ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड इट, तो मैं यही मानती हूँ कि मैं किसी को फोर्स नहीं करती। ये मेरा मानना है, दिस आर माय व्हाट माय रिसर्च शोज कि मैंने जो पढ़ाई की है, जाना है। एक्टिविस्ट और एज अ डॉक्टर being vegetarian is good, what you are saying? When I'm not a PETA activist. नहीं ठीक है। पेटा की वजह से आप कह रही है, ऐसे डॉक्टर आप कहना चाहती है कि वेजिटेरियन इज गुड फॉर हेल्थ? दोनों ही। क्योंकि एज अ डॉक्टर क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है, जो मैंने बात करनी शुरू की थी कि हमारा जो इंटेस्टाइन सिस्टम है, हमारे जो दांत है, वो एक कैनाइन, जो हम लायन टाइगर का सिस्टम देखे तो वैसा नहीं है। ये एक बात हुई। एंड एज पीटा क्यों? क्योंकि एक एनिमल को मार के खाना, ये मुझे नहीं समझ में आता। और इसके एनवायरमेंटल फैक्टर भी है कि आपको पता ही होगा कि ग्रीन गैसेस और जो
धरती पे, हमारे अर्थ पे प्रेशर आता है टू क्रिएट और प्रोड्यूस मीट इज वेरी वेरी हाई। इससे बहुत बुरा असर भी पड़ रहा है। तो वो भी आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, दैट आल्सो कैन आप एक पूरे लाइफ को बैलेंस रखना चाहती हैं, और सभी लोग अपना लाइफ को बैलेंस रखें, फिर वो जितना जरूरी है उतना विपासना भी करे ताकि वो ये रहे, और सोशल में भी जितना पार्ट लेना है, बाद में अपना जो आमदनी के लिए जो काम करना जरूरी है वो भी करें, पैशन अपने को जो अच्छा लगता है जो चीज करें वो भी करें। तो जिससे कि एक बैलेंस, अगर लाइफ में बैलेंस रहेगा तो आदमी खुश रह सकता है। दैट इज व्हाट यूर आपका 21 डेज का मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका प्रोग्राम आप लॉन्च करने जा रही है, उसका भी मेरे ख्याल से मीनिंग वही है। तो ये प्रोग्राम मैडम किस तरह से रहेगा और लोग उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी, तो इसमें क्या है, मैं सबसे पहले बताती हूँ कि 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और मैंने ये क्यों शुरू किया है। और 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसमें 21 दिन के लिए आपको 1 घंटा अपने आप को डेडिकेट करना है। तो अगर आप 1 घंटा, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, हालांकि अभी तो नहीं कह रहे, तो मैं यही कहती हूँ कि आप अगर आपकी जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो आप 1 घंटा अपने आप को दीजिए 21 दिन के लिए। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं मांग रही हूँ, और ये अपने आप डिसाइड करना है कि कौन से टाइम पे आपको वो 1 घंटा ये करना है। तो इट्स नॉट अ फिक्स टाइम। तो अगर आप चाहते हो कि सुबह 7 से 8 बजे आप ये प्रोग्राम फॉलो करेंगे तो आपकी मर्जी है, कोई चाहे कि रात को 10 बजे तो वो भी आपकी मर्जी है। सो देयर इज नो फिक्स टाइम, ऐसा कोई रूटीन नहीं है। तो 1 घंटे में हम आपको फिजिकल ट्रेनिंग देंगे। तो अगले दिन, मतलब 1 दिन पहले आपको प्रोग्राम भेजा जाएगा जो आपको करना है। वो प्रोग्राम जब आप फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद एक सेल्फी भेजनी है, क्योंकि यहाँ पे हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, सपोर्ट बहुत मिलता है लोगों का, तो वो मोटिवेशन भी मिलता है। और अगर कोई कहता है कि अरे आई डोंट फील लाइक, तो दूसरे लोग उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इट बिकम्स लाइक अ वेरी नाइस कम्युनिटी। तो ये एक पार्ट हुआ कि फिजिकली यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंज। ऑफ कोर्स 21 डे में वेट लॉस और ये सब होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता। 1 से 2 किलो तक मैं कहती हूँ कि आप गोल आपका फिक्स करिए, उसे गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन वंस यू गेट ऑन ट्रैक 21 डेज जब आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हैबिट बनती जाती है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट। तो फिजिकल एस्पेक्ट हुआ, इसमें मेडिटेशन भी होगा। तो 45 मिनट्स का वर्कआउट होता है, मेडिटेशन होता है, जो आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल ये कंपोनेंट्स में आपका वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन होता है, एंड अलोंग साइड उसमें हम न्यूट्रिशन भी जोड़ते हैं। तो आई हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑन बोर्ड, आई हैव अ फिजिकल ट्रेनर ऑन बोर्ड, आई हैव अ योगा प्रैक्टिशनर ऑन बोर्ड। तो ये सब 1 घंटे में आप करते हैं। तो इसके वजह से 21 डेज में आपका न्यूट्रिशन रीसेट होता है, मेडिटेशन होता है, जिसकी वजह से आपका माइंड और हार्ट उसमें क्लैरिटी मिलती है, एंड फिजिकली यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये मिलके ये, और इसके अलावा हमने 3 वेबिनार्स भी रखे हैं। तो हर 7वें दिन देयर विल बी अ वेबिनार, one will be led by me, the other 2, one will be led by the physical trainer, जिसमें ऑफ कोर्स मैं रहूंगी, न्यूट्रिशनिस्ट भी, हम तीनों ही रहेंगे, लेकिन वो जो लीडर होगा उस वेबिनार का वो हम तीनों रहेंगे। तो एक में मैं, एक में फिजिकल ट्रेनर और एक में न्यूट्रिशनिस्ट। तो जो भी क्वेश्चंस है, क्योंकि कई बार आता है कि अरे मैं ये खाऊं कि ये खाऊं, या ये एक्सरसाइज ऐसे करूं कि ऐसे करूं, तो वो भी उसको आंसर हम करेंगे। इसके अलावा और एक चीज ये अच्छी है कि कई लोग कहते हैं कि मैं कभी जिम गई नहीं हूँ, मैंने कभी वर्कआउट नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए बिगिनर्स जो प्रोग्राम है उसमें लो इम्पैक्ट भी है। तो ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो 70-80 साल के व्यक्ति हो, बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग हो, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है कि पूरा पंपिंग करना है या हैवी वेट्स करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई एकदम फिट है और उसको भी हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जो पीक परफॉर्मेंस प्रोग्राम है, तो उसमें इट्स वेरी वेरी टफ, लेकिन देयर आर पीपल लाइक मी फॉर एग्जांपल, आई लाइक टू पुश माई सेल्फ। तो ऐसे जो लोग हैं, तो वो लिमिटेड होगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी ओपन फॉर एवरीबॉडी। तो इसमें एक तो रहेगा कि फिजिकल एक्टिविटीज है, मेडिटेशन, इमोशनल, ये सब बैलेंस तो रखा ही जाएगा, प्लस आप गाइड भी करेंगे होल डे आपका डाइट क्या होना चाहिए जी, बराबर ना? तो हाँ। डाइट के साथ मतलब, और ये आपका पूरा साइकिल, दिन का 21 दिन का पूरा साइकिल आपका कैसा होना चाहिए, और उसमें कोई सजेशन भी होगा फिर मॉर्निंग में कितने बजे बहुत है, बहुत सजेशंस है, बहुत। एक जैसे है कि मैं ये भी
पूछती हूँ लोगों से कि व्हाट इज दैट वन गोल, कि आपको क्या लेना है, टेक सेट अप वन गोल फॉर योरसेल्फ। जैसे कोई चाहता है कि हैंडस्टैंड करना सीखे, तो 21 दिन में आप हैंडस्टैंड का गोल भी सेट कर सकते हैं। कोई चाहता है कि मुझे रीडिंग करना है, तो हर हफ्ते में एक बुक कैसे पढ़ी जाए, तो उसमें भी तो वन गोल विल बी लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गोल फ्रॉम योर टिपिकल 1 आवर जैसे, जो आप दिन में कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन में आपको रूटीन कैसे सेट करना है, क्योंकि राजेश क्या होता है कि अगर आप रूटीन सेट करें तो आपके पास बहुत टाइम होता है फिर, क्योंकि हर एक का कंप्लेन यही होता है कि मैं इतनी सारी चीजें कैसे करूं एक साथ में। तो अगर आप रूटीन सेट करते हैं तो उसकी वजह से आपके पास बहुत टाइम मिलता है। और ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा हमें प्रोडक्टिव ही रहना है। मैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जहाँ पे यहाँ बैठी हूँ, ऑफ कोर्स फेसिंग द अदर वे, ये जो ग्रीनरी है उसमें भी मैं एक कप चाय लेके बैठ सकती हूँ, वो भी मुझे टाइम मिलेगा, कि जिसकी वजह से मेरे सर पे प्रेशर नहीं होगा कि अरे मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये आपका दिन का जो रूटीन है, तो ये भी हम आपको सेट करके देंगे। एक एग्जाम्पल है कि मैं आपको एडवाइस करूंगी राजेश, स्पेशली फॉर यू, कि आप सुबह उठ के आपका बेड बनाइए। बेड से आप निकलते हैं, फर्स्ट थिंग यू डू इज मेक योर बेड, एंड यू विल टेल मी कि आप खुद आके मुझे बताएंगे कि इस एक छोटे से हैबिट की वजह से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आया। और मेरे घर पे मुझे ही करना पड़ता है, तो करती नहीं है। मेरा ही ध्यान रहता है, बेड तो मुझे करना पड़ता है। हाँ, वो हैबिट या गुड। तो मैं आई थिंक शी इज डूइंग गुड फॉर मी। ओके, अदिति जी, मुझे एक आपसे ये था कि आप डॉक्टर, एमडी जो भी था, बाद में आपने फिल्म इंडस्ट्री में गए, उसके बाद में साइकोलॉजिस्ट बनने का डिसीजन क्या रीजन रहा? इतने दिनों के बाद आप साइकोलॉजिस्ट बनी, और एक तो साइकोलॉजिस्ट बनने का आपको क्या फायदा हुआ, लोगों से डील करते हुए, लोगों को समझने के लिए कितना यूजफुल रहा ये सब चीज? तो जब मैंने जैसे कहा कि 7-8 साल पहले मुझे यही लग रहा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, और क्योंकि जो मैंने एमबीबीएस किया है उसका मुझे लोगों तक उसका फायदा मुझे पहुंचाना है। तो तब फिर मैं बैठ के मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने काफी बात की, तो वही मैं सोच रही थी कि अब आगे मैं क्या पढूं और क्या प्रैक्टिस करूं, क्योंकि आई कुड नॉट ऑब्वियसली गो बैक टू मेडिसिन, आई कुड नॉट ओपन अ क्लिनिक, क्योंकि काफी ब्रेक हो चुका था। सो नया क्या करे, तो एक तो था कि स्किन कॉस्मेटिक्स, क्योंकि देन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, दोनों चीजें साथ में लाके यूज करना ब्रांड एम्बेसडर का भी जरूरत नहीं था। न्यूट्रिशन एक था, और साइकोलॉजी वाज थर्ड एक्चुअली ऑन माय लिस्ट। तो स्किन मैंने मना कर दिया, क्योंकि आई डिडंट वांट टू लीव माय, मेरा बेटा तब छोटा था, तो अगर मुझे स्किन, और आई लाइक टू डू द बेस्ट, मुझे डिप्लोमा या छोटे कोर्सेज नहीं करने थे, आई वांटेड टू डू प्रॉपर देन डिग्री। आपने हमेशा ही वैसे ही किए, जो भी चीज करनी है तो बेस्ट करनी है, हाँ, अच्छी करनी है। हाँ, तो डिग्री करनी थी, तो उसका मतलब रहा कि मुझे हॉस्पिटल में 3 साल के लिए रहना पड़ता था, क्योंकि एज अ एमडी यू हैव टू स्टे ऑन द हॉस्पिटल कैंपस। तो मैं मेरे बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती थी अकेले उस टाइम, तो मैंने फिर वो प्लान कैंसिल किया। सेकेंड था न्यूट्रिशन, तो मैंने एसएनडीटी में अप्लाई किया ऑनलाइन, क्योंकि तब मुझे शौक भी है ऑब्वियसली, जो फूड है उसमें मुझे बहुत रुचि है, उसका साइंस जो है उसमें मुझे बहुत रुचि है। तो लेकिन उन्होंने पहले तो एक्सेप्ट किया मेरा एडमिशन फॉर्म, क्योंकि तभी ऑनलाइन प्रोसेस ही थी, तो वहाँ पे था कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस कैन आल्सो अप्लाई। फिर मुझे बुलाया गया मेरे सर्टिफिकेट्स लेके ऑफिस, तो मैं वहाँ चली गई, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते कि तुम डॉक्टर हो, तुम आगे नहीं पढ़ाई कर सकती न्यूट्रिशन की। तो मैंने सोचा कि ये ऐसे कैसे आप कह सकती है, एजुकेशन इज माय राइट, और एज अ डॉक्टर तो इनफैक्ट इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं न्यूट्रिशन जानूं। लेकिन उन्होंने कहा मैम वी कांट हेल्प इट, दिस इज द रूल, ये वो। तो फिर मैंने उनके मेन ऑफिस में भी मैंने रीच आउट किया काफी बार, लेकिन कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं तभी आई वाज ऑन इन अ डिलेमा कि क्या मैं डू आई गो टू द प्रेस, डू आई मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। लेकिन एट दैट पॉइंट मेरे में आई डिडंट हैव द स्ट्रेंथ टू डू इट, आई सेड फॉरगेट इट, इट्स नॉट वर्थ माय टाइम, अगर ये नहीं चाहते। तो मैंने सोचा कि छोड़ो फिर, मे बी न्यूट्रिशन इज नॉट मेंट फॉर मी। तो फिर मैंने साइकोलॉजी के बारे में सोचा, एंड द मोर आई थॉट अबाउट इट, मैंने जितना उसके बारे में, क्योंकि तब तक मैंने उतना थॉट प्रोसेस, उतना फोकस नहीं किया था साइकोलॉजी पे,
तो मैंने थोड़ी बुक्स पढ़े और बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने बोला हे भगवान, मैंने ये नंबर 3 क्यों रखा, इसे नंबर 1 मैंने रखना चाहिए था, क्योंकि बॉडी तो मुझे पता है, लेकिन माइंड ये इतना पावरफुल टूल है हमारे पास और जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, तो इसमें मैं पढ़ाई करती हूँ। तो टू नो अ लिटिल मोर, मैंने हार्ट टू हार्ट नाम की एक बाइकला में डॉक्टर मीनू की इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उनके छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, तो टू गेट अ टेस्ट ऑफ इट मैंने उसमें एनरोल कर लिया। वो मैंने दोनों कोर्सेज कंप्लीट किए और तभी मैंने जाना कि हाँ मुझे इसमें बहुत रुचि है, तो मुझे अब मास्टर्स करना पड़ेगा। तो मैंने मास्टर्स में इग्नू, इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने मास्टर्स में एनरोल किया उस प्रोग्राम में। और साइमल्टेनियसली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का काउंसलिंग का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, डिप्लोमा कोर्स है, जो बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो मैंने बोला चलो ये भी कर लेते हैं। तो साइमल्टेनियसली मैंने मास्टर्स और ये जो डिप्लोमा है ये भी कर लिया। तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आई हैव ऑलवेज स्टडीड फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब मैं पनवेल में बड़ी हो रही थी तभी द मिस्टेक विच आई मेड वाज आई डिडंट ड्रीम बिग। तो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी मैंने सोचना चाहिए था, तभी मेरी सोच इतनी ये नहीं थी। तो मैंने इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो मैंने सिलेक्ट की, जो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल है। उस टाइम पे मेरे हिसाब से वो बेस्ट था। मतलब इंडिया के बाहर सोचा ही नहीं था तभी उसमें। हाँ, सोचा ही नहीं था, तो वो बेस्ट थी, तो उसमें मैंने फोकस लगा के, ऑफ कोर्स आई वाज हैप्पी कि अगर मेरिट कितना था आपका, मतलब यू बिकॉज़ गेटिंग द एडमिशन इन दैट बेस्ट यूनिवर्सिटी यू हैव टू बी अ गुड मेरिट। आई थिंक 96 था पीसीबी में। हाँ, लेकिन